आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर लगा हुआ सिलेबस में लगा हुआ दूसरी कहानी धुलाई वाली, जो कि लिखा हुआ लेखक का नाम है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। यह कहानी कब लिखा गया? 1907 में लिखा गया था। उसके मूल टेक्स्ट के ऊपर हम आज जो है बात करेंगे। कहानी का प्रारंभ होता है। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मेली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरी में सुरती की गोलियों की कई डिबियों और सूंधनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटी सी पुरानी मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर के उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देती। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या होए। कपड़ा वपड़ा जो कुछ है बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकें दम आएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती हैं, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज चौक से बैठी पुड़िया काट रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ये बुआ, देखो तुम्हारी बड़ी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो मारे शर्म के भर मर गई। हाँ भाभी जी ने तो बात उड़ा दी सही। वो बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना ही कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले, बनारस में ससुराल है, स्त्री विदा कराने आए थे। ससुराल में एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में मेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी।
माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ में माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी था, इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वाले की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं, वे घर घड़ी बिछुनों से बात करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर बेचारे ने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ ही हैं, है नहीं, इलाहाबाद में ही दिखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबास था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल से स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पूछते से उठी। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ जी, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए। नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहने आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखोगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ों से मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जान की जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओहो, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 2 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिरकर बोले, अगर मैं 2 दर्जे का ही टिकट लूँ तो। इक्के वाले चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इतने से कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यह था समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंची। वहाँ पुल लांग कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल डीवीसी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक दिख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं था। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए, फिर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अच्छी सोच तो इस बात था कि जानकी सुनेगी तो
ताने पर ताना मारेगी। पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो दोहरे का था। इस द्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते के आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी की कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में फेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने की झंझट में अच्छी तरह अपनी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के कम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पुड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई थी। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होते हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वो चाहते तो इस समय दियोड़े में बैठ जाती, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बैठेगा, या थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़े करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़ी। आगे वाले में से एक उतर भी आया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरे घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कि कांप से उठी। रेल का दोना लेना तो हो ही गया था। अब उसके किसी भी क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी। केवल 2-4 आदमी रेल के अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, और इनकर मनई तो नहीं अजलेन हो, देखो हो रेवा कराइन। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा होई, पर दूर बैरही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तो हो भलो तो कहो, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्ज़ापुर चढ़ियो ना। इनके जवाब में उसने जो कहा सो ना सुनी सकी। तब पहली वाली, हट हम पोछिला ना, हम कहाँ उतरबू हो? आया इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गैया? पहली, अरे नहीं जैनेलो पयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला फयाग जी काहे ना जनई ले कहके नाही, तोहरे 5 के धर्म से 4 धाई नहाए चुकी होंगी। ऐसे हो सोमवार अगर गहम दाका लाग रहा तनऊ तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जाता बटेल वाटेन, फोन यहाँ साहित तो बेचारे विपद में ना पड़ई बटेली है। हम 5 यह राजघाट टिकट कटेली,
मांगल में सराय उतरहिल तो दापुइन लड़हिल। दूसरी ऐसे दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संग रही। दोकने टिसनिया पर अकर मिल्कलवा उतरी से की कुर्तई गड़ियाँ खुली। तब भैया अगरा फाट फाट नरियाई, एक गड़िया खड़ी कर, एक साहब गड़िया तानी खड़ी कर, भला अड़ियाहिनी काहे की खड़ी हुई। पहली वो मेहरुबा बड़ी अजबक रहिल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहो खड़ी होला। इसकी यह बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़ी। अब कितने पुरुष स्त्रियां थीं, एक से एक अनोखा बातें कहकर अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बातचीत में अब अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टक्शिया पल्ले वाय के नहीं हे महबबा सुनी तो कलकत्ते ताई से मछलियाँ ले आई। अरे इहो तो नहीं कि दूसरे से आवत रहले ना फरागत के बेटे उतर लेन। चौथा, हम तो इनके संग के आदमी के देखवे ना की हो गोइया। तीसरी, हम देखे रहिल हो मई के टोपी दिखले रहलेन को। इस तरह उनकी बिसर पैर की बातें सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा ही रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगी। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसे ही हैं, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं उन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंच कही के कहू से कुछ कही। अरे एक के एक तरक ना बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो उस बिचारी को सहारा मिलते देख खुश हुई और कई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में कितने मनुष्य थे, सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासिस छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कुछ कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना तो हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो वह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। नैनी मतलब नैनीताल। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, क्या भैया, जो के हो बिना टिकस के आवत होई तो ओकर क्या सजाए होला। अरे ओको ई नाही चाहत रहा कि मेहरुरा के तो बैठा दिहलेन और अपुआ उतन टिकसल ले गई चल दिखलेन। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इनके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगी। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुला कहा, क्या बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया,
पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जनानी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस्य में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि अब स्त्री वे टिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी सायत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसने लगे आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुल्हाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। यह मैं समझ गया। कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं। तुम भली हो, तुम भली चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ यह तो कहे, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में थे, ली चक्कर लगाते थे, तब मैं दियोढ़ा दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारी तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब मैं तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़े और देख लूं। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाना था ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की विषाद भी कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधु में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपने अपनी घरवाली के को लेकर राजी खुशी पर घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यह कहानी समाप्त हुआ। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।